नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 26 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन करवाया गया था पहली पारी में, उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको इस वीडियोस में देने वाला हूं। साथ ही आपको बता दूं, इसमें 40 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके के हैं और उसके बाद में 80 क्वेश्चन जो हैं वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के हैं। तो यहाँ पे जो पेपर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो फर्स्ट पारी में 26 दिसंबर को आयोजित किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसकी आंसर की मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को। बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा डिग्री धारक के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हेतु जो एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर पद हेतु जो करवाया गया था उसके पेपर एनालिसिस का। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास में 82 सीरीज का पेपर है। हो सकता है आपके पास में कुछ अन्य बुक सीरीज बुकलेट हो यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 40 क्वेश्चंस की, जो कि पार्ट ए में राजस्थान के सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कुंभलगढ़ होगा। तो कुंभलगढ़ जो है आपका राजसमंद जिले में पड़ता है राजस्थान के, तो ऑप्शन नंबर डी जो है पहले में सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो आपका बी श्रेणी में यहाँ पे राजस्थान को रखा गया है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर बात करें अजमेर मेरवाड़ा की तो उसको यहाँ पे सी स्थान पे रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म जो है बिजोलिया में हुआ और बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। तो यहाँ यहीं से इन्होंने सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भी की थी, जो कि 40 वर्ष तक ये कंटिन्यू इसकी शुरुआत करके रखे थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे आपका है समराइछा कहाँ का रचयिता कौन है? तो इसके सही जो ऑप्शन है वो आपका डी होगा। हरिभद्र सूरी जो हैं इसके रचनाकार हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसमें सही क्वेश्चन का आंसर जो है वो वासुदेव हो जाएगा। वासुदेव के द्वारा यहाँ पे सांबर झील का निर्माण करवाया गया था, जो कि सबसे पहले चौहान शासक का अस्तित्व भी में आए थे इनके बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अन्ना सागर कहाँ स्थित है? तो अन्ना सागर आपका अजमेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे तो जैसलमेर का किला किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो है सोनारगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आपका 8 क्वेश्चन 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो आपका बूंदी जिले में ये स्थित है। हालांकि इसकी जो स्थापना है वो 1883 से लेके 84 में की गई थी, इसीलिए इसका नाम 84 से भी आप लोग याद रख सकते हो कि 84 खंभों की छतरी जो है आपका बूंदी में है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो इसमें सही ऑप्शन जो रहेगा आपका बी होगा, यानी कि मत्स्य जनपद की ये राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें सही है प्रश्न नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर बात करें तो बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, वहां बम शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसमें दो व्यक्ति जो होते हैं किसी भी ढोलक को या फिर जो नगाड़ा होता है तो उसको दोनों तरफ से पीटते हैं, तो इस प्रकार से इस नृत्य का नाम बम पड़ गया। और इसी प्रकार से वो जो इसको पीटते हैं वो नगाड़ा होता है, तो ये नगाड़ा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो इसमें आपका मेयो कॉलेज का संस्थापक जो है वो रिचर्ड बार्क हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि लॉर्ड मिंटो नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा प्रश्न नंबर 12 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो इसमें बद्राजूण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल शासकों के काल में यहाँ पे शासन किया था? तो यहाँ आपका मिर्जा राजा जयसिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। और इन्होंने अगर बात करें तो औरंगजेब, उसके बाद में आपका शाहजहां और आपका फिर जहांगीर, इनके कार्यकाल में इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आपका आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है?
तो आहट सभ्यता को अन्य नाम से आप आघाटपुर के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। प्रश्न नंबर 15 में डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो करौली के साथ अगर बात करें अंग्रेजों की जो संधि की, तो वो आपका 9 मार्च 1817 में हुई थी, 9 नवंबर 1817 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा, 9 नवंबर 1817। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो आपका किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया? तो यहाँ पे अमलानंद घोष जो हैं ये सबसे पहले यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता को यहाँ पे प्रकाश में लाए थे। उसके बाद में इसका उत्खनन कार्य जो है वो बीबी लाल के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे जयपुर में यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? अगर बात करें आपका लोहे एस के खनन क्षेत्र दे रखा है और आपका जिला दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें लोहारपुरा की, तो यहाँ बूंदी, बिल्कुल ये बूंदी जिले में पड़ता है। बांगोली सराय पचलंगी की बात करें तो यहाँ पे झुंझुनू में पड़ता है, बिल्कुल ये भी सही है। नेमला रायल सेना की बात करें तो नागौर में ना पढ़ के आपका दौसा में पड़ता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका प्रश्न के अनुसार सी हो जाएगा। चोमू सामुद की बात करें तो ये जयपुर में पड़ता है, ये तो सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन जो रहेगा आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो आपका 20वें क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसमें सही जो होगा वो आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान होगा। तो ये सबसे छोटा यहाँ पे कृषि जलवायु प्रदेश है। आगे अगर बात करें सबसे बड़े की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा आपका शुष्क पश्चिमी मैदान है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और आर्द्र दक्षिणी की मैदान की बात करें तो आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान ये हो गया। और उसके बाद में अगर बात करें पूर्व की तो आपका पूर्वी मैदान ये हो गया। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका पश्चिमी पूर्व की बात करें तो आपका पश्चिम पूर्व जो है ये थोड़ा गैप हो गया। तो इस प्रकार से आपका सही जो सबसे छोटा ये रहा, सबसे बड़ा ये रहा। तो सबसे छोटे की बात करें तो आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान है। तो सही ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? जामर कोटड़ा आपका उदयपुर में पड़ता है और ये रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। रॉक फॉस्फेट की अगर बात करें तो राजस्थान में इसका एकाधिकार भी यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 22वां। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे खेजड़ली की अगर बात करें तो ये जोधपुर जिले में पड़ती है, जहाँ पे प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव के रूप में यहाँ पे इसका उत्सव आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन से 23वें क्वेश्चन की बात करें तो आपका 23वें क्वेश्चन में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है आपका बीकानेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका 24वें क्वेश्चन में अपना आ चुके हैं। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु में प्रदेश में आता है? तो राजस्थान की बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर जिला जो है फर्स्ट सी में आता है, जिसे आप लोग उच्च शुष्क एवं शीवित सिंचित मैदान के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 में। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? अगर बात करें राजस्थान की तो ये आपका राजस्थान का बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगर बात करें बांसवाड़ा में कुशलगढ़ जहाँ बोरखेड़ा यहाँ पे गांव है, जहाँ से अपने कर्क रेखा भी गुजरती है और माही नदी का भी प्रवेश होता है, तो वहाँ पे जो है तहसील वो कुशलगढ़ है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन बी होगा प्रश्न नंबर 25 में। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे नहीं पूछा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो काकनी नदी की बात करें तो कुंभलगढ़ पहाड़ी इसमें से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि आपका काकनी जो है इसके ऊपर यहाँ पे मोती झील भी है, जो कि जैसलमेर की मानी जाती है। इसका अन्य नाम भी यहाँ पे काकने नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से, ये बात सही है। बाणगंगा की बात करें तो विराट की पहाड़ियों जो कि जयपुर में, ये भी सही है। कातली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, जो कि सीकर में पड़ती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार जो असुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन 27 की बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दक्षिणी विक्षोभ से भी यहाँ पे होती है, उसके बाद में अगर बात करें तो आपका भूमध्य सागर से भी होती है, उसके बाद में बात करें तो आपका भूमध्य सागर से जो बारिश आती है वो भी यहाँ पे होती है हिमालय से टकरा के। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा, भूमध्य सागर से आने वाली वर्षा से यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है। तो आपका बांगड़सर अगर बात करें तो बांगड़सर, बीकानेर, जैसलमेर ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। आगे बात करें तो कोलायत जो है, कोलायत लिफ्ट नहर जो है उससे लाभान्वित जिले जो है आपका जोधपुर है, बीकानेर है, ये भी सही है। गजनेर की बात करें तो गजनेर, बीकानेर, नागौर लाभान्वित जिले हैं, ये भी सही है। फलोदी लिफ्ट की नहर की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर इसके लाभान्वित क्षेत्र है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार जो आपका युग्म गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो राइट भी आपका ए ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो यहाँ पे नहीं की अगर बात करें तो नाली है जो कि जैसलमेर जिले में पाई जाती है, ना कि ये आपका जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 30 की बात करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा है राजस्थान राज्य सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है। तो यहाँ पे इसकी अगर सही बात करें तो राजस्थान रोड विजन 2025, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा प्रश्न नंबर 30 में। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पे जाखम बहुउद्देशीय योजना जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अव्यवस्थित है, यहाँ पे प्रतापगढ़ सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 31 में राइट होगा। चलिए 32 में अगर बात करें 32वें क्वेश्चन में, तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो आपका सही होगा 12 जिले में, तो 12 जिले में यहाँ पे शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। दूध बावड़ी राजस्थान में कहां पे स्थित है, यानी कि दूध बावड़ी कहां पे स्थित है। तो आपका माउंट आबू जो है सिरोही जिले में वहां पे स्थित है, तो माउंट आबू सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 33 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। 34वें क्वेश्चन की बात करें तो गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे। हालांकि गोविंदगिरी ने जो अपने जो शुरुआत की थी वो आपका भील जाति के लिए इन्होंने लड़ा था, लेकिन ये जाति की अगर बात करें तो यहाँ पे बंजारा जाति से बिलोंग करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 34 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है और आपको सुमेलित बताना है कि कौन सा नहीं है। मालपुरी की अगर बात करें तो मालपुरी भेड़ की होती है ना कि भैंस की होती है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाली की बात करें तो भेड़ ये सही है, नागौरी की बात करें तो गाय ये भी सही है, शेखावटी की बात करें तो बकरी ये भी सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 में। प्रश्न नंबर 36 की बात करेंगे तो चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। तो नीचे की ओर बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 36 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे क्वेश्चंस की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 में अपन आ चुके हैं। यहाँ पे बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। तो आपका बेथली की बात करें मतलब 12, तो 12 जिले में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा प्रश्न नंबर 37 में। प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर अपन बात कर रहे हैं 38 की, और 38 में आपका सही उत्तर रहने वाला है CA-W, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। आगे क्वेश्चंस की बात करें 39 की, तो आपका राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीली वन पाए जाते हैं। तो इसमें जैसलमेर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 40 यानी कि नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है उसके अपन लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग में आपको पहचानने हैं। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो आपका जालोर बालू बिल्कुल सही है। अगर बात करें भीलवाड़ा मोर की ये भी सही है, भरतपुर में सारसकेन ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत जो है अलवर है, तो अलवर में यहाँ पे बाघ ना होकर यहाँ पे सांबर है। तो आपका सही ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा।
तो दोस्तों ये थी अपने पास में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस 2020 जो कि यहाँ पे 26 दिसंबर को आयोजन पहली पारी में डिग्री धारक के लिए किया गया था, उसके नॉन टेक्निकल पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन में, जिसमें 80 क्वेश्चंस का अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल पोर्शन जो है उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे बी पार्ट में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड का, यहाँ बी पार्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करेंगे। हालांकि इसी समय यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी पेपर इसी के साथ में लिया गया था, लेकिन अपन पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में अपन आ चुके हैं। तो 41 की अगर बात करें, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, नीचे लिखी हुई है, तो दोनों ही मीडियम में आपको फॉलो कर दूंगा। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन है कीप्ड इन द वैक्यूम्स, कूल्ड टू लो टेम्परेचर, हीटेड विद द हाई टेम्परेचर एंड कीप्ड इन एल्यूमिनियम बॉक्सेस। तो आपका सही ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, यानी कि सारे चुंबकीय पदार्थ खुद के चुंबकीय गुण की हानि करते हैं। तो जब किसी भी मैग्नेट को आप टेम्परेचर करते हो, यानी टेम्प्ट करते हो, यानी कि उसको तापक्रम में रखते हो, तो उसके गुण धर्म जो है वो लूज करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा तापक्रम पर गर्म करने पे लूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 41 में। प्रश्न नंबर 42 की अगर बात करें तो माइल्ड स्टील हैव, यानी माइल्ड स्टील में किस किस का मिश्रण यहाँ पे किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। 0.1 से लेके 0.3% कार्बन का करते हैं, साथ ही 99.7 या फिर 99.9% जो है आयरन का मिश्रण किया जाता है। कार्बन का इसलिए किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो 42 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 43 की बात करें तो आपका इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर, तो ये आपसे पूछा है अच्छा परिणाम प्राप्त करने के क्रम में सांकेतिक उपकरण है, कौन सा उपकरण है। तो डैम्प्ड स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 43 में आपका जो रहने वाला है वो ए जो है वो सही होगा। आगे 44 की बात करेंगे तो 44 में अपन, ठीक है 44 में आ चुके हैं दोस्तों। 44 में अभी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन जो रहने वाला है सी ही रहने वाला है। तो इसमें सी है, लेकिन इसमें मैं जस्ट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 की। तो 45 में आपके पास में कुछ इस प्रकार का नेटवर्क दे रखा है, जिसको आपको इंपीडेंस में चेंज करना है, जेडएस में। तो इंपीडेंस का अगर वैल्यू की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है वो सही होगा कि 9s + 47 डिवाइड बाई आपका, एक मिनट, 47 डिवाइड बाई आपका 9 हो जाएगा और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा s + 7। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर 46 की बात करें तो प्रारंभिक निर्धारित, आपके पास में कुछ इस प्रकार का इनिशियल वैल्यू दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और उसका आंसर की अगर बात करें यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म दे रखा है। अब अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसमें सही ऑप्शन जो है डी होगा। तो प्रश्न नंबर 46 में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा 2। आगे 47 की बात करें तो द फिनोमेना ऑफ द क्रीपिंग अकर इन द वॉट हावर मीटर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 47 में। 48 में अगर बात करें, 48 की बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी में बी मेजर्ड बाई, किसके द्वारा मेजर करते हो। अगर बात करें आपका शेयरिंग ब्रिज के द्वारा, तो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, आपका पावर फैक्टर, ये चीज़ें यहाँ पे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका शेयरिंग ब्रिज यूज लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 48 में सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे तो 49 में अगर बात करें तो अपने पास में मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, टिक आप लोग कर लीजिएगा। 48 में ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है वो सही होगा, 0.33% यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कैंडला इज ऐसा यूनिट ऑफ, कैंडला की ऐसा यूनिट अगर बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पे कैंडला ऐसा यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 50 में डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे तो सुपरपोजिशन प्रमेय, एक मिनट, हाँ ओके, सुपरपोजिशन प्रमेय किसके लिए लागू नहीं होती। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द, तो पावर कैलकुलेशंस में अपन कभी भी सुपरपोजिशन कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते। इसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है स्क्वायर में होती है, और स्क्वायर में जो होती है वो आपका नॉन लीनियर फॉर्म हो जाता है,
इस प्रकार से अपन यहाँ पे इसको यहाँ पे लीनियर फॉर्मेट में यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो नॉन लीनियर में ना करके आपका पावर कैलकुलेशन में इसको यूज़ नहीं करते। आपने देखा होगा P इजिकल टू VI होता है और इसको थोड़ा आगे लिखते हैं तो I स्क्वायर R होता है, तो I स्क्वायर आते हैं यहाँ पे स्क्वायर की टर्म आती है, नॉन लीनियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 51 में। प्रश्न नंबर 52 की बात करें तो आपके पास में पूछा है कि इन सीरीज में आपका RLC सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट विल बी, तो करंट कैसी होती है अगर बात करें तो इसमें आपका ये मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे होती है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ऑप्शन नंबर ए सही होगा 52 में। प्रश्न नंबर 53 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में बड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा प्रश्न नंबर 53 में। 54 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज द लीस्ट एफिशिएंसी, सबसे कम एफिशिएंसी की बात करें तो आपका सबसे कम जो प्लांट की रहने वाली एफिशिएंसी वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू द ऊपर दिए हुए प्लांट्स की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 55 की बात करें तो ये भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है जेट ट्रांसफॉर्म, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में बात करते हैं। 56 में आपसे पूछा है फॉर पैसिव नेटवर्क द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल PS एंड QS इन नेटवर्क फंक्शन NS आर, तो यहाँ पे रियल एंड पॉजिटिव यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 56 में आपका सही होगा, तो 56 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 अपन 57 में आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपसे कि आपका निम्नलिखित में से एक स्थायी चुंबकीय सामग्री नहीं है, यानी कि आपका परमानेंट मैग्नेट कौन सा नहीं है, तो आपका सिलिकॉन जो आयरन है वो आपका नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्योंकि ये सी जो है एक रीजन यहाँ पे ये भी है कि सिलिकॉन आयरन जो है सॉफ्ट आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका इन देयर लास्ट ऑर्बिट ऑल सेमीकंडक्टर हैव, सभी इस अर्धचालक की अपनी अंतिम कक्षा में होते हैं, तो आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 58 में ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 59 में बात करें द मटेरियल फॉर्म द फॉलोइंग हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका सही ऑप्शन कार्बन रहने वाला है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो इंसुलेटर जो होते हैं उनमें आपका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव तो देखने को मिलता है वो मिलता है, बाकी तो ये आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, ब्रास भी कंडक्टर है, तो ये सभी कंडक्टर होने के कारण यहाँ पे आपका नहीं हो सकता, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर पे ये प्रॉपर्टी लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए 59 में राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो फॉर एन इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस शुड बी, कैसे होने चाहिए, तो अगर मैं बात करूं आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल में काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए, तो हाई आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात करें तो लॉस आपका कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 60 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा है फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज, आपको अच्छे से पता है यहाँ पे फीडर आपका फीडर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सर्विस लाइन्स हो गया, ये जो रिलेशन होता है आपका मान लेते हैं पावर ग्रिड है, उसके बाद ये आपका 3 फेज का फीडर हो गया, यहाँ पे आपका पावर स्टेशन हो गया, यहाँ से आपने कोई भी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 वायर के, और यहाँ पे आपका सर्विस लाइन्स हो गया। तो यहाँ पे जो फीडर होता है ये करंट रेटिंग पे डिपेंड करता है, और आपकी जो अगर बात करें आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो आपके वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा है फीडर के रिगार्डिंग पूछा है तो आपका करंट रेटिंग पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा इट करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 61 में। अगर क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल है, डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन नंबर बी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा, 0.188 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं तो चूज द करेक्ट सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो सबसे पहले अपने पास में न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए, या अपने पास में न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए हीट एक्सचेंजर जो कि हीट को एक्सचेंज करेगा, या आपका आपने जो है हीट एक्सचेंज लगा दिया या आपका हीट एक्सचेंज हो गया। उसके बाद स्टीम टरबाइन हो गया जो कि आपको स्टीम को मैकेनिकली चेंज करेगा। उसके बाद में आपने यहाँ पे टरबाइन लगा आपका अल्टरनेटर लगा दिया जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका ट्रांसफर करेगा जो कि आउटपुट साइड में होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लास्ट में आपका ये अल्टरनेटर जो है ये जनरेटर जो है लास्ट में कौन से ऑप्शन में आ रहा है,
अगर बात करें यहाँ पे स्टीम टर्बाइन, ये तो गलत हो गया। अल्टरनेटरी, हाँ इसको अपन रोक लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी गलत हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी गलत हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 में। आगे 64 की बात करेंगे तो आपका परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट में बी यूज्ड, आपका ओनली डीसी में ही यूज होता है। परमानेंट जो आपका पीएमएमसी हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होती है, आप ओनली डीसी पे ही यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 65 में, द आउटपुट ऑफ एलवीडीटी इज इन फॉर्म ऑफ द, एलवीडीटी का आउटपुट जो होता है किस फॉर्म में होता है, आपको ये चीज़ अच्छी से पता है। 65 में अगर मैं आपको बताऊं तो ए जो ऑप्शन है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर, ये बिल्कुल सही है। पल्सेस में नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं होता, रोटरी में ये भी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है 65 में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 66 में चलते हैं। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द लो डीसी वोल्टेज विच डिवाइस शुड बी यूज्ड, कौन सी डिवाइस को आप यूज करते हो जिसमें आपका डीसी वोल्टेज काफ़ी कम लेना होता है। तो आपने कभी देखा होगा, कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियोमीटर आप यूज करते हो। बाकी स्मॉल रेंज ऑफ द मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, ये इसका यूज नहीं है। स्मॉल ये भी नहीं है, हॉट ये भी नहीं है, क्योंकि अपन कभी भी जैसे आपने देखा होगा कि अपन कभी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हो एमीटर को अपन गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं एज ए, तो वहाँ पे भी अपन ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वो डी सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 में। आगे 67 की बात करेंगे। यहाँ पे एक एम्पियर सर्क्यूटल स्टेट की अगर बात करें तो एम्पियर लूप वो होता है जो किसी क्लोज लूप में जब करंट पासेस होती है, ये आपकी करंट पासेस है, तो पहले तो क्लोज लूप होना चाहिए। करंट पासेस होती है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी इंटू डी एल कौन सा लूप है, क्लोज लूप है, और यहाँ पे समेशन ऑफ टोटल करंट का होता है। तो इस प्रकार से आपका सर्क्यूटल एम्पियर्स लॉ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी इंटू डी एल और आपका इंटीग्रेट आपका म्यू नॉट सिग्मा आई, ये आपका डायरेक्टली सर्क्यूटल लॉ होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ये क्रूल है तो ये तो होगा नहीं, क्रूल ये भी नहीं होगा। तो ये दो ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका इंटेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ पे क्लोज लूप के लिए ये वाली है, ये क्लोज लूप के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है 67 में सही हो जाएगा। आगे अगर बात करें 68 की, तो यहाँ पे ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज कीप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स, यानी कि किसी सर्कुलर कॉइल्स को आपने किसी भी सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट को रखा हुआ है, तो ये आपका सर्क्यूटल, ये आपका सिलेंड्रिकल हो गया। यहाँ पे आपने किसी भी रिंग को रखा हुआ है, बार मैग्नेट को रखा हुआ है सॉरी, तो आप ये बताइए कि इफ द मैग्नेटिक इज रोटेट अबाउट एक्सिस, अगर इसमें इसके एक्सिस पे अगर ये रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड तो जब बनेगा ना, जब इसमें करंट जाएगा। आपने पढ़ा है कि इसके आउटसाइड में जो होता है मैक्सिमम, यहाँ पे आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके बाद सरफेस पे अपन निकालते हैं, और सेंटर पे जब निकालते हैं तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो आता है ना। तो जीरो जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट का पासेस होने का तो कुछ चांस ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा डी होगा, नो करंट विल बी इंड्यूस इन ए कॉइल, क्योंकि कभी भी उसके सेंटर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होता है। तो चलिए 68 में क्वेश्चन नंबर आपका 68 जो है उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 69 की बात करें तो आपका ए हेलो मेटेलिक स्पेयर आपको दे रखा है, ये आपका मेटेलिक स्पेयर हो गया, ये आपकी रेडियस हो गया। और इससे थोड़ा दूर अपन बात करें किसी पॉइंट पी पे अपन निकाल लेते हैं इसके आउटसाइड में। तो यहाँ पे आपका ये इमेज में कर लेता हूँ। आपसे पूछा है कि जो रेडियस है स्पेरिकल कॉन्सेंट्रेट में, तो उसमें विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स की डायरेक्टली अगर बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, इसको पूरा निकालना पड़ेगा अपन को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे क्वेश्चंस की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में अपन आ चुके हैं। द लीकेज करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज रेफर्ड टू एज, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लीकेज करंट को रेफर करते हो। तो यहाँ पे कंडक्टेंस जो होती है उसके रूप में यहाँ पे करते हो, क्योंकि आपके पास में इस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, और उसके बाद में आपके पास में ये सर्किट होता है। यहाँ पे आप इंडक्टर यूज़ करते हो, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस यूज़ करते हो। इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीटली मैं वापस बना देता हूँ। यहाँ आपका इंडक्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अगर बात करें तो ये जो शो कर रहा है ये आपका कंडक्टेंस को शो करता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर में देख लीजिए कंडक्टेंस है क्या, तो कंडक्टेंस है, ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। तो 71 की अगर बात करें तो फॉर लोड फ्लो स्टडी व्हाट आर द क्वांटिटी स्पेसिफाइड इट इन लोड बस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। पी और क्यू में यहाँ पे स्पेसिफाइड करते हैं लोड फ्लो स्टडीज में। आगे 72 की बात करें तो 72 में द पावर विच मस्ट बी अवेलेबल एवर द अंडरस्टैंड इमरजेंसी इज नॉन एज।
देखिए हॉट रिजर्व्स की बात करें तो ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आप लोग यहाँ पे यूज़ तो इसको सर्विस लाइन की तरफ से यूज़ नहीं करते, तो मोस्ट ऑफ इसका राइट आंसर जो रहेगा फर्म रिजर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 72 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करें 73 की, ऑन विच फैक्टर कोरोना लॉस डिपेंड ऑन द, कोरोना का फैक्टर, कोरोना लॉस जो है मोस्ट ऑफली किस पे डिपेंड करता है, तो आपकी डायमीटर ऑफ कंडक्टर, ये बात सही है, आपका व्यास, चालक के व्यास पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 73 में राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इफ ए कॉपर कंडक्टर इज मूव अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप किसी भी कंडक्टर, या आपका कंडक्टर हो और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ओके, आप इसको मूव कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे इसको मूव करोगे तो मूव करने के बाद में आपके पास में आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके अक्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो अपने पास में इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो रहने वाला है वो रहने वाला है वोल्टेज विल बी इंड्यूस इन द वायर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके वोल्टेज टर्म में हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, ईएमएफ को आप वोल्टेज से डिनोट कर सकते हो, तो आपको वोल्टेज विल बी इंड्यूस इन अ वायर, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी 74 क्वेश्चंस का। 75 क्वेश्चंस की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, देखिए काफी इजी क्वेश्चंस है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को आप लोग रिलेक्टिविटी अगर बात करें, रिलेक्टेंस की बात करें, प्रीमियंस की बात करें, ससेप्टेबिलिटी, देखिए ससेप्टेबिलिटी तो यहाँ पे हो नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन बचाते हैं 3 ऑप्शन। देखिए रिलेक्टिविटी की अगर बात करें तो रिलेक्टिविटी जो होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड में जो पासिस करता है करंट को, उसको रिगार्डिंग में होती है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सूट कर रहा है। चलिए रिलेक्टेंस की बात कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके पासेस का अपोज जो करता है ना वो रिलेक्टेंस होता है, एज ए रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। परमियंस होता है जो कंडक्टेंस, जो इजी वे में किसी पाथ में करंट फ्लो कर जाए इजीली, तो आपका ये हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो और रिलेक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा। 75 में क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। 75 क्वेश्चंस की बात करें, द करंट इंड्यूस इन रोटर कंडक्टर, आपके पास में ये रोटर है, इसमें आपने करंट को रिड्यूस कर दिया, सॉरी इंड्यूस कर दिया, इसमें करंट इंड्यूस हो गया। ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज सच अ डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 76 की अगर बात करें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए इसकी एक्सिस अगर बात करें, इस एक्सिस की, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में, यानी एक्सिस पे होगा, क्योंकि आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, सपोर्ट इन द पॉजिटिव हाफ एंड अपोज द हाफ साइकिल ऑफ अ करंट, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो इन सुपर कंडक्टिविटी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बिकम्स, कैसा होना चाहिए, सुपर कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है ना, आपने कभी पढ़ा होगा कि सुपर कंडक्टिविटी के अंदर अपने पास में ये ग्राफ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको किसी भी रेजिस्टेंस को, या फिर आप यूँ कहो किसी भी इंसुलेटर को इतना टेम्परेचर दे दो कि वो एक समय के बाद में इंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए, इट मींस कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए, तो वही चीज तो सुपर कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे उस केसेस में आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा प्रश्न नंबर 77 में। आगे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच लो द सिनोनिमस टू द अकरेंस ऑफ द डायमैग्नेटिज्म, देखिए यहाँ पे अपने पास में डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी से अगर बात करें तो अपोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहा है, तो अपोज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लेंस में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बाकी एम्पियर्स लो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी क्लोज लूप में उसके रिगार्डिंग में होता है, मैक्सवेल्स कॉलम्स ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 में अपन यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा है कंसिडर सर्कुलर कॉइल्स ऑफ ए रेडियस आर एंड कैरिंग करंट जो है वो आई है, तो आप लोगों को यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे बनाना है, तो चुंबकीय प्रवाह का घनत्व है कुंडली के केंद्र पर क्या होगा। देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B इज इक्वल टू आपका I डिवाइड बाई 2 पाई R यहाँ पे होता है, अगर इसको हटाएंगे तो अपने पास में कुछ इस प्रकार से बन जाएगा म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, ओके। तो अपने पास में सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये आपका एम्पियर्स लॉ में आपको पढ़ने को मिलता है, जो कि आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिकल्स में आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स पोर्शन में, तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं यहाँ पे। तो 79 में मैं आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चंस में अपन आ चुके हैं। यूनिट ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर्स, पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट्स क्या होती है? तो देखिए काफी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर बात करें पॉइंटिंग वेक्टर्स की तो यहाँ पे पावर डेंसिटी को शो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस 80 में राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 81 में अपन आ चुके हैं। देखिए डायरेक्टली इस पे आपको अगर इसका फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप डायरेक्टली इस पे टिक मार दोगे, बाकी आपको ये फॉर्मूले याद ही करने होते हैं। फॉर ए पुश पुल कन्वर्टर द फिल्टर कैपेसिटर कैन बी ऑब्टेन्ड इज, तो अगर बात करें तो इसमें राइटली जो ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जो 81 क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है आपका कैपेसिटर की तो मिनिमम जो रहती है वो आपका, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 1 - 2d v डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 32 VF इस प्रकार से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 में। 82 की बात करें तो मॉसफेट इज यूज्ड फॉर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, काफी हाई स्विचिंग्स में इसको यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 82 में राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट अर्ली इफेक्ट इन द बीजेटी, अगर बीजेटी में आपने कभी देखा होगा तो अपने पास में ये आपका पी और ये आपका इंजेक्शन होता है, ये आपकी डिप्लेक्टिक लेयर होती है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे करंट फील्ड करते हो, जैसे जैसे करंट अप्लाई करते हो एक्सटर्नली वोल्टेज की हेल्प से, तो इसके जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो भी क्या होती है, धीरे 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 इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये बेस के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आप इसको, ये बेस है तो बेस वाला बेस नैरोइंग, तो बेस आपका कैसा होने लग जाता है, नैरो होने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो इन ए 3 फेज सेमी कन्वर्टर फॉर फायरिंग एंगल द लेस देन 60 डिग्री फॉर फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट फोर्स। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर बात करें इज ग्रेटर देन 60 डिग्री और एक बात करें इज लेस देन 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चंस है ये 60 से कम होना चाहिए, ना कि 60 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। तो 84 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो आप यहाँ पे इन ए डीसी मशीन्स आयरन लॉस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशंस। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस बेहतरीन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के लॉसेस जो है डीसी मशीन रिलेटेड, चाहे एडी करंट लॉसेस हो या फिर आयरन लॉसेस हो या फिर किसी प्रकार के आप लॉसेस को लेके चल रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे बार बार यहाँ पे राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं जूनियर इंजीनियर के रूम में, तो काफ़ी एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्पीड एंड वोल्टेज की बात करें बिल्कुल इस पर डिपेंड होती है। आपका आयरन लॉसेस आर द इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट पूछा है आपसे, ध्यान रखना ये डिपेंड होती है स्पीड पे, वोल्टेज आपका स्पीड पे भी डिपेंड होती है। तो यहाँ पे लोड जो है आप कभी भी किसी भी डीसी मशीन्स के आयरन लॉसेस को यहाँ पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पर्सन नंबर 85 का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन ए डबल गेज इंडक्शन मोटर रोटर इज डू डिजाइन टू प्रोवाइड, आप डबल गेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर डिजाइन करते हो तो किन किन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते हो? सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी इंक्रीज होना चाहिए। देखिए सबसे पहले कहाँ मिल रहा है, लो स्टार्टिंग, गलत बात, लो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे जैसे आप लोग स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा दिया तो मुझे बताइएगा आप स्टार्टिंग करंट जो है वो तो घट जाएगी ना, तो डिक्रीज ऑफ स्टार्टिंग करंट, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा इन दोनों में? तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 86 का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 87 से, द फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड, किससे बनाई जाती है? देखिए अगर बात करें फील्ड कॉइल की डीसी जनरेटर में तो मोस्ट ऑफली आपके क्वेश्चन नंबर 87 की अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर की बनाई जाती है। ये बात तो एकदम बच्चों वाली है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 87 में राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस की बात करें 88 की, टू परफेक्टली मैच्ड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड इन द शो इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? देखिए आपके पास में दो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो है वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा है कि करंट क्या होगी। देखिए मैं डायरेक्टली आपको इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है 88 में, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 4.3 मिली एम्पियर जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 88 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 89 की बात करते हैं। द गेट इंपीडेंस ऑफ द मॉसफेट इज अप्रोक्सीमेटली, देखिए गेट इंपीडेंस जो होती है ना मॉसफेट की, वो आपका मेगा ओम्स में ली जाती है।
तो यहाँ पे मेगा में दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर बात करें इसकी 10 की घात 14, तो यहाँ पे 10 की घात 8 इस प्रकार, तो ये भी यहाँ पे मेगा का रोल कर रहा है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 10 की घात 14 मेगा, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पे दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। मैं आई होप इसमें प्रायोरिटी बेसिस में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, और बाकी आरएसएम भी आंसर जो फाइनल आंसर की उसके अकॉर्डिंग अपन जज कर पाएंगे कौन सा यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आंसर की में यहाँ पे इसको कंसिडर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉड्यूलेशन सिस्टम फॉर द टेलीग्राफी इज यूज्ड। देखिए टेलीग्राफी की अगर बात करें तो ये तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, अपने पास में यहाँ पे सिलेबस में नहीं था। आई होप ये डिजिटल ऑप्शन, तो एनालॉग तो यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे एफएस की इसका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, आउट ऑफ सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे एकदम एक्यूरेट होगा। हालांकि आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे अगर बात करें तो आपसे पूछा है बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। 3 फेज बैलेंस सिस्टम जो होता है 3 फेज का, वो बैलेंस बनने के लिए किन से बना होता है। देखिए बैलेंस सिस्टम की बात करें तो अपने पास में बैलेंस्ड में सबसे पहले अपने पास में पॉजिटिव सीक्वेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ओनली, ऑप्शन नंबर सी 91 क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में अपन आ चुके हैं। यहां पे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 92 को, यहां पे इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शंस ओवर द करंट रिले इज यूज्ड। अगर बात करें 50 kV जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, 50 kV से ऊपर यहाँ पे अपन रिले का यूज करते हैं, करंट रिले का और करंट रिले का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में अपन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। आगे क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाई बाय। अगर शॉर्ट सर्किट सर्किट्स की बात करें तो हैवी करंट राइज हो जाता है, क्योंकि करंट यहाँ पे राइज हो जाता है। आपने बोला है कि शॉर्ट करंट, तो अपने पास में V इजकल टू आप लोग जानते हो RI होते हैं। ओके, आपने बोला कि इसमें शॉर्ट करे तो करंट क्या होगा, जीरो हो गया। तो मुझे बताओ वोल्टेज भी क्या हो गया, जीरो हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। तो मुझे बताओ इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 93 क्वेश्चन में। चलिए 94 क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रूरल एरियाज में यूज होता है तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज होता है, ABCB यहाँ पे करके इसका शॉर्ट में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 94 का राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95 की। इन नाइक्वेस्ट प्लॉट ऑफ ए सिस्टम ऑन एडिंग ए पोल एस इजिकल टू 0 देन प्लॉट विल बी। तो यहाँ पे देखिए 95 की अगर बात करें तो 95 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, रोटेट क्लॉकवाइज बाय द 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की। द इफेक्ट ऑफ टैकोमीटर फीडबैक इन ए कंट्रोल सिस्टम इज रिड्यूस। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस की बात करें तो टैकोमीटर फीडबैक जो होता है उसमें आप लोग टाइम कांस्टेंट को मेजर करते हो, गेन भी यहाँ पे होता है, यूज रिड्यूस करने का काम आता है, डैम्पिंग भी होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका है काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे ऑप्शन है। आई होप इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग राइट होगा। हालांकि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की। द सेकंड डेरिवेटिव इनपुट सिग्नल मॉडिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे 97 क्वेश्चंस में अपन आ चुके हैं, जिस प्रकार से आप लोग मेन स्कीम में देख पा रहे होंगे। इसका सही अगर बात करें तो बात करते हैं द टाइम कांस्टेंट एंड सप्रेस द ऑक्सिलेशंस। अगर आप लोग टाइम को कांस्टेंट रख दो तो आप लोग क्या ऑक्सिलेशंस में सप्रेस कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा जच रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम बिल्कुल गलत बात है। डैम्पिंग ऑफ ए सिस्टम बिल्कुल गलत है। द गेन ऑफ सिस्टम बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। टाइम को कांस्टेंट रख के आप लोग ऑक्सिलेशन को सप्रेस कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में। सॉरी 97 पर अपना हो गया। 97 में मैंने जो ऑप्शन बताया वो ए बताया मैंने। 98 क्वेश्चंस में अपन आ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं 98 में किस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन कॉमर्शियल एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन इज नॉर्मली। तो यहाँ पे नॉर्मली जो डेरिवेशन यहाँ पे रखा जाता है फ्रीक्वेंसीज का मैक्सिमम रूम में तो 75 किलो हर्ट्ज रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 98 में सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। ए गेन ऑफ द 10⁶ टाइम्स इन द पावर इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो पावर को कैसे एक्सप्रेस करें, काफ़ी थोड़ा सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 60 dB इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 99 में जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 में अपन आ चुके हैं। इन मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दैट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बीजेटी एंड मॉसफेट। तो इनका कंबाइन अगर बात करें तो आपका जिसमें बीजेटी भी कंबाइन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीजेटी और आपका मॉसफेट, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके अपन क्या बनाते हैं, आईजीबीटी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में काफी टैक्टिकल क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो द डिवाइस एसोसिएटेड विथ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस इज ए। देखिए वैरेक्टर डायोड होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में अपन आ चुके हैं। A control system in which the control actions in somehow depend on the output is known as। तो यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 102 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो वोल्टेज अप्लाइड टू ए ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी, देखिए ये आपका ये आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। ओके, नेक्स्ट पूछा है प्राइमरी इंक्रीज। अगर आपसे इसमें प्राइमरी इंक्रीज कर दूं वी और एफ कांस्टेंट रेशियो से तो कोर लॉसेस में क्या होना चाहिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी ही इजी होते हैं और काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो अगर बात करें इसमें तो आपका इंक्रीज एंड आई एम विल बी रिमेन कांस्टेंट, ये बात सही है। डिक्रीज द मैग्नेटाइज, ये बिल्कुल गलत बात है। इंक्रीज आई एम ऑल्सो, बिल्कुल दोनों कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, रिमेन कांस्टेंट बिल्कुल गलत बात। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में द क्राउलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। तो देखिए क्रावलिंग जो होती है इंडक्शन मोटर में वो मोस्ट ऑफली आपका हार्मोनियस जो है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि आपके लॉसेस को बढ़ने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो आपका इम्प्रॉपर डिजाइन होती है ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। लो वोल्टेज ये भी गलत बात है। हाई लोड्स ये भी गलत। हार्मोनिक्स, बिल्कुल हार्मोनिक्स को, ये हार्मोनिक का कॉज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 में अपने यहाँ पे आ चुके हैं। ए नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज कॉमनली यूज्ड। नेगेटिव सीक्वेंस रिले आपका अल्टरनेटर में काम आती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी जो है 105 का आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में अपन आ चुके हैं। देखिए पिछले पेपर में आप लोग देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो पेपर करवाया गया था आपका 29 नवंबर के आसपास, हाँ 29 नवंबर को, तो उस समय यहाँ पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था प्लग सेटिंग पे, लेकिन अब यहाँ पे थ्योरेटिकल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि कंटेंट जो है आरएसएमबी के जेईएन के बिल्कुल नियरेस्ट चांस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी की होगी तो आई होप आपने काफ़ी क्वेश्चंस को तो एक कंसिडरिंग करके भी यहाँ पे राइट किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। 106 पे 106 में पहुंच चुके हैं। प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी अल्टर्ड बाई वेरिंग द। देखिए अगर बात करें प्लग सेटिंग रिले की तो आपने देखा होगा प्लग सेटिंग रिले में मोस्ट ऑफली अपन यूज करते हैं एम्पियर टर्न्स के नंबर्स के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 106 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 107 में अपन आ चुके हैं। ए महो रिले यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। महो रिले किसके प्रोटेक्शन में यूज की जाती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 107 में। 108 क्वेश्चन में अपन आ चुके हैं। एयर यूज्ड इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मस्ट बी। तो किस प्रकार से आप लोग टू फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो सही बात है। हैव ए ऑयल मिस्ट, नहीं गलत बात। आयनाइज्ड भी नहीं हो सकता। हैव द लिस्ट CO2, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे अपन आ चुके हैं। चॉपर इज, देखिए चॉपर की अगर बात करें तो बेसिकली चॉपर जो होता है वो डीसी को डीसी में चेंज करने में यूज लिया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को अपन यहाँ पे चॉपर कहते हैं। और यहाँ पे चॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं देखते हैं। हाई स्पीड ऑफ सेमीकंडक्टेड स्विचेस, बिल्कुल गलत बात है। टाइम रेशियो कंट्रोल, बिल्कुल गलत बात है। एसी, ये भी गलत बात है। डीसी, बिल्कुल डीसी ट्रांसफार्मर की तरह इसको यूज करते हैं। देखिए एसी ट्रांसफार्मर में अपन क्या करते हैं, एसी को वन लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करते हैं। इट मींस एनर्जी को वन लेवल टू द अनदर चेंज करते हैं, ओनली अप्लाइड इन द एसी फॉर्मेट। ओके, अगर डीसी की बात करें तो डीसी में भी क्या करते हैं, एज ए लो टू हाई, हाई टू लो करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर ये हो गया। तो डीसी ट्रांसफार्मर की तरह इसको भी अपन यूज करते हैं चॉपर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 109 में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 110 में अपन आ चुके हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 को पढ़ते हैं। द स्नेबर सर्किट इज यूज्ड इन थायरिस्टर। देखिए थायरिस्टर में जो स्नेबर सर्किट यूज होता है, मोस्ट ऑफली आपने देखा होगा, ये आपको इंडक्टर होता है, ये आपका रेजिस्टेंस, इसको आप स्नेबर सर्किट्स कहते हैं। तो डीवी अपॉन डीटी प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा प्रश्न नंबर 110 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में अपन आ चुके हैं। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में अगर देखें तो आपके पास में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा प्रश्न नंबर 111 का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड। अगर आपको एसी को डीसी में चेंज करना है तो क्या लोगे आप? रेक्टिफायर यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन थोड़े ना यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन भी यूज नहीं करते, मॉड्यूलेशन भी यूज नहीं करते, रेक्टिफिकेशन बिल्कुल सही बात है, रेक्टिफायर यूज करते हैं, जिसमें अपन हाफ वेव ब्रिज या फिर फुल वेव ब्रिज या फिर ब्रिज प्रकार के आप यूज करते हो, जो कि एसी को डीसी में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो सिंगल फेज हाफ वेव यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 113 में ये आपका न्यूमेरिकल दे रखा है। अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन डी 300/पाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से एक मिनट, सॉरी, एक मिनट माफी चाहता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, if I is the time periods of the chopper circuits and alpha is a duty cycles, the chopping frequencies क्या होगी? देखिए अल्फा डिवाइड बाय टी ऑन आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसमें सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 114 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 115 आ चुका है। व्हाट हैपन इफ द लोड गोज इंक्रीज एन इंडक्शन मोटर में। अगर इंडक्शन मोटर में आपका लोड बढ़ जाता है ना, तो उस चीज़ में आपने देखा होगा काफ़ी बार, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपका पावर फैक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है, और जैसे जैसे पावर फैक्टर बढ़ता है तो वो लोड के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। जो फुल लोड जो होता है ना, फुल लोड के ऊपर यहाँ पे पावर फैक्टर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही मैच कर रहा है। बाकी पावर फैक्टर गोज इंक्रीज अप टू, बिल्कुल सही बात है, अप टू फुल लोड एंड देन द फॉल अगेन, बिल्कुल गलत बात है। पावर फैक्टर रिमेन कौन, ये गलत बात है। पावर फैक्टर गोज डिक्रीज, ये भी गलत बात है। इंक्रीज होता है फुल लोड तक, यहाँ पे जब तक यहाँ पे फुल लोड नहीं आता तब तक वहां पे इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 115 का सही होगा। प्रश्न नंबर 116 में अपन आ चुके हैं। फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड वेयर द हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इस प्रकार की आपकी मोटर कौन सी होती है? तो 116 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा, सिंक्रोनस मोटर तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो सेम स्पीड से चलती है। इंडक्शन मोटर एसी कंट्रोल होती है, ये भी नहीं चलेगी। सिंगल फेज ये भी नहीं होगी। तो डीसी मोटर जो होती है वो उसको आप मोस्ट ऑफली हाई स्टार्टिंग टॉर्क और वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल में आप काफ़ी बार अपने यहाँ पे यूज करते हैं। तो डीसी मोटर जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 116 में। 117 की बात करेंगे, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर में आपने देखा होगा जो शाफ्ट होती है वो किसकी बनी होती है? देखिए कास्ट आयरन की, सॉरी द हाई स्टेनलेस स्टील की तो बना नहीं सकते, काफ़ी महंगा होता है। स्टेनलेस स्टील ये भी नहीं बना सकते। कास्ट आयरन की बात करें ये भी नहीं होती। तो कार्बन स्टील जो होता है उसकी होती है, क्योंकि अगर कार्बन को मिक्सअप कर देते हैं स्टील में तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है, जो मैकेनिकल पावर जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे कार्बन के कुछ कंटेंट्स मिक्स कर देते हैं स्टील में। तो यहाँ पे कार्बन स्टील आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 117 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। विच पॉइंट ऑफ द रूफ लोकस स्पेसिफाई द मीटिंग और कॉलिजन्स ऑफ द टू पोल्स। तो देखिए ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे 118, तो इसमें आपका एंटी ब्रेक पॉइंट ये तो नहीं होगा, सेंट्रोइड्स ये भी नहीं होता, स्टेबिलिटी पॉइंट्स ब्रेक अवे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 118 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 119 में अपन आ चुके हैं। लास्ट सेकंड में अपन एंटर कर ही चुके हैं आखिर। विच नेगेटिव फीडबैक इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम द सिस्टम सेंसिटिविटीज टू पैरामीटर वेरिएशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में अपन अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 19 में है। ऑप्शन नंबर बात करें तो बिकम इनफाइनाइट होगा, ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज अगर बात करें पैरामीटर वेरिएशंस में जो सिस्टम की स्टेबिलिटी सेंसिटिविटी होगी इंक्रीज होगी, इंक्रीज तो नहीं हो सकती। डिक्रीज बिल्कुल सही बात है, जो आपका सिस्टम है उसकी सेंसिटिविटी जो होगी पैरामीटर्स की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 119 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सोल्व किए गए हैं।
अगर फिर भी किसी प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर में आपको ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, अगर आपको सस्पेंस लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर्स मुझे विद प्रूफ समझा सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन समझ में भी आ रहा होगा। इसी प्रकार के सॉल्यूशंस, इसी प्रकार के पेपर का एनालिसिस हम इसी चैनल के माध्यम से करते रहते हैं। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, सभी का डिस्कस एनालिसिस हम इस चैनल के माध्यम से करते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट सिग्नल इन द कंट्रोल सिस्टम्स। मोस्ट ऑफली अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे स्टेप फंक्शन यूज़ करते हो, जो कि आपका स्टेप्स के रूम में होता है। ये तो रैंप हो गया, तो स्टेप्स के रूम में जो होता है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास में था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो 26 दिसंबर 2020 को पेपर फर्स्ट पारी में डिग्री होल्डर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो करवाया गया था, उसका सॉल्यूशन। ये जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन जो है वो आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कंबाइन करवाया गया था आपका 26 दिसंबर 2020 को। और मैंने आपको आपके सामने यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल ट्रेड का यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना